नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दुनिया के भू राजनीति में एक ऐसा भूचाल आने वाला है कि नाटो की नींव हिल जाएगी। G7 का वजूद सवालों में पड़ जाएगा। क्वाड की दिशा एकदम उलट सकती है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ चुनाव का नहीं, यह है डोनाल्ड ट्रंप का एक नया गेम प्लान। व्हाइट हाउस में वापसी करते ही ट्रंप ने जो चाल चली है, वो पूरे ग्लोबल पावर बैलेंस को उलट सकती है। ट्रंप अब बना रहे हैं एक सुपर क्लब, एक ऐसा क्लब जिसमें शामिल होंगे अमेरिका, भारत, चीन, रूस और जापान। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक ऐसा क्लब जहां चीन भी होगा, रूस भी होगा और भारत भी, एक ही टेबल पर। और उसका नाम रखा गया है C5, अर्थात कोर 5। सोचिए, अगर दुनिया की 5 सबसे बड़ी महाशक्तियां एक साथ बैठ जाए तो नाटो का क्या होगा, यूरोप का क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल, भारत कहां खड़ा होगा। आज इस वीडियो में हम लोग खुलकर इस पूरी बातों को समझेंगे कि कोर 5 यानी कि C5 असल में क्या है, ट्रंप यूरोप से किनारा क्यों कर रहे हैं, नाटो और क्वाड का भविष्य अब किस दिशा में जाएगा, भारत को इससे क्या फायदा होगा, क्या भारी नुकसान जो है वो भारत को हो सकता है, और अगर यह प्लान सच में लागू हुआ तो 21वीं सदी की दुनिया कैसे दिखेगी। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि हम आज तेज, धारदार और दिमाग झकझोर देने वाले मुद्दे के ऊपर आप सभी के साथ जो है वो विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है अमेरिका का कोर 5, इंडिया, चाइना, रसिया एक साथ। कुछ समाचार पत्रों को हम आधार बना लेते हैं, जिन समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इस समाचार को जो है छापा है, और जिसके बाद पूरे विश्व के लोगों के दिमाग में प्रश्न हो गया कि भैया ये ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं। द वीक लिखता है, इज इंडिया पार्ट ऑफ यूएस प्लान फॉर कोर 5 क्लब, न्यू रिपोर्ट ऑफर शॉकिंग डिटेल्स। अटलांटिक काउंसिल लिखता है, एक्सपर्ट रिएक्ट, व्हाट ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी मीन फॉर यूएस फॉरेन पॉलिसी। राइटर्स लिखता है, ट्रंप कैन मेंटेन गुड रिलेशन विद बोथ जापान एंड चाइना, व्हाइट हाउस से। गल्फ न्यूज लिखता है, ट्रंप alleged core 5 plan sparks debate over future of global power, new proposed grouping to include US, China, Russia, India and Japan। ठीक, और इस पर बात हुआ है कि ये साइडलाइनिंग ट्रेडिशनल वेस्टर्न लीड ग्रुपिंग सच एस G7। ठीक, तो ये सारी की सारी बातें। साथियों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हर व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें या हर संस्था के बारे में बात करें, तो शक्ति के संतुलन से ही जो है वो बनती है। और 1945 के बाद विश्व व्यवस्था का केंद्र मुख्यतः अमेरिका और पश्चिमी देशों के हाथ में रहा है। नाटो हो, G7 हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये सभी संस्थाएं एक अमेरिका लेड विश्व व्यवस्था का प्रतिबिंब थे। लेकिन पिछले एक दशक में स्थितियां काफी ज्यादा बदल गई हैं। अमेरिका और चीन के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की सुरक्षा संरचना को अनिश्चित बना दिया है। मिडिल ईस्ट में लगातार अस्थिरता जो है वो बनी हुई है, और इसी बीच एशिया, विशेषकर भारत, तेजी से उभर रहा है और वैश्विक मामलों में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। तो परिस्थितियां यह है कि शक्ति का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से जो है वो एशिया की ओर खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी को शिफ्टिंग पावर बैलेंस को जो है वो कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एक नए प्रकार की वैश्विक रचना की जो है वो कल्पना कर रहे हैं, जिसे वो कोर 5 यानी कि C5 का नाम दे रहे हैं। यानी कि 5 महाशक्तियां एक ऐसे समूह के रूप में रहेंगी जिसके भीतर आज की दुनिया के अधिकांश आर्थिक, सैन्य, तकनीकी संसाधन जो है वो केंद्रित है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये C5 यानी कि कोर 5 है क्या। साथियों, C5 यानी कि कोर 5, जिसमें कि विश्व के ये मजबूत नेता आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ये एक ऐसी कल्पित व्यवस्था है जिसमें दुनिया की 5 सबसे बड़ी महाशक्तियां एक ही मंच पर बैठकर वैश्विक निर्णय लेंगी। जैसे अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए के बारे में हम देखें तो मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर ये विश्व की सबसे मजबूत है। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। डॉलर, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और टेक्नोलॉजी, सब पर अमेरिका का बहुत बड़ा प्रभाव है।
अगर हम बात चाइना की करें साथियों, तो चाइना को अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है। चीन वैश्विक उत्पादन का केंद्र है साथियों। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में बीआरआई कहते हैं, इसके कारण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में चीन की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। रशिया की अगर हम बात करें साथियों, तो रशिया एनर्जी और डिफेंस कैपेबिलिटी वाला देश है। रूस के पास विशाल प्राकृतिक संसाधन है, एनर्जी रिजर्व है और सैन्य क्षमता है, जो उसे विश्व राजनीति में एक निर्णायक खिलाड़ी बनाता है। इंडिया की बात अगर करते हैं साथियों, तो इंडिया के पास विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है, पॉपुलेशन है और जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा बाजार है और हिंद महासागर के केंद्रीय स्थिति वाला देश है, जो इंडो पैसिफिक की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। जापान के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो जापान टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक पावर वाला देश है। जापान उन्नत प्रौद्योगिकी, उच्च गुणवत्ता वाली औद्योगिक प्रणाली और एक स्थिर अर्थव्यवस्था का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, अब इन सभी को मिलाकर एक परिकल्पना ट्रंप के द्वारा की गई है और वो परिकल्पना जो की गई है उसको C5 का जो है वो नाम दिया गया। लेकिन प्रश्न ये आ रहा है कि ट्रंप इस परिकल्पना के साथ क्यों चल रहा है, क्यों ट्रंप C5 के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं, क्यों विश्व के मजबूत जो भी देश हैं उनको एक साथ एक मंच पर लाना चाहते हैं। साथियों, C5 देश के बारे में अगर हम बात करें, तो आप एक तरफ आबादी आप देखिए, चाहे वो अमेरिका की हो, चीन की हो, भारत की हो, रूस की हो, जापान की। अगर इनकी जीडीपी अगर आप देखिए, तो आपको जीडीपी भी देखने को मिल रहा है। खासियत भी आप देख रहे हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे ज्यादा ताकतवर वाला देश है, जो कि अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया, अमेरिका का, चीन का, भारत का, रूस का और जापान का, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक, लेकिन फिर प्रश्न यह है कि अमेरिका तो नाटो का मेंबर है, और अमेरिका अगर नाटो का मेंबर है, आपके स्क्रीन पर ये जितने भी ब्लू कंट्रीज नजर आ रही हैं साथियों, ये सारे की सारी कंट्रीज जो हैं वो नाटो के मेंबर हैं, और इसी नाटो का मेंबर बनने के लिए यूक्रेन अपनी लड़ाई लड़ रहा है और भविष्य हमें नहीं पता। लेकिन प्रश्न यही है कि ट्रंप यूरोप और इस नाटो से किनारा क्यों कर रहा है। साथियों, ट्रंप का यूरोप से असंतोष कोई अचानक नहीं पैदा हुआ है। इसके पीछे 4 स्पष्ट कारण हैं, जो अमेरिका के राजनीति में भी लगातार चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है। सबसे पहला, अमेरिका अब यूरोप के ऊपर सुरक्षा खर्च कर करके थक चुका है। साथियों, नाटो में टोटल 32 सदस्य देश हैं और अधिकांश देश अपनी जीडीपी का 2% जो है वो रक्षा पर खर्च नहीं करते, और ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा बोझ जो है वो अमेरिका उठा रहा है। कई आकलनों के अनुसार लगभग अमेरिका नाटो का 70% खर्च जो है उठा रहा है, और ट्रंप ने इसे कहा कि भैया ये तो अनइक्वल बर्डन आपने दे दिया है, हमारे ऊपर ही सारा का सारा बोझ आपने डाल दिया है, और कहीं ना कहीं ये अमेरिका की जो मनी है, अमेरिका की जो मुद्रा है, उसका आप वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। ट्रंप ने तो कई मंचों पर यह बात कहा है कि अमेरिका यूरोप से फ्री सिक्योरिटी चाहता है और अमेरिका यूरोप की फ्री सिक्योरिटी की अब कोई भी गारंटी नहीं देगा। साथियों, यूरोप अब वर्तमान में अमेरिका के किसी भी फॉरेन पॉलिसी का पालन नहीं कर रहा है। अमेरिका बार बार कहता है जर्मनी को, फ्रांस को और कई यूरोपीय देश को कि भैया चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को आप संतुलित कीजिए, व्यवहारिक संबंध रखिए। लेकिन आपने देखा कई मौके पर जर्मनी, फ्रांस और कई यूरोपीय देश जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट चले जा रहे हैं, और ट्रंप को यही लगता है कि यूरोपीय जो देश हैं, यूरोप जो है वो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक हितों को जो है वो बार बार इस स्ट्रेटेजिक हितों से जो है वो हट जा रहा है। यूक्रेन का जो युद्ध है, इस युद्ध को लेकर ट्रंप का बार बार यही मानना है कि अगर रूस को G7 या G8 जो था, G8 से रूस को हटाया गया जब क्रीमिया वाला युद्ध हुआ था, और G8 जो है वो G7 बन गया, तो ट्रंप ने कई बार यह बात कहा है कि अगर G8 जो ग्रुप था रशिया को नहीं हटाया जाता, और वर्तमान में जो G7 हमें देखने को मिल रहा है, अगर रूस इस ग्रुप में हमारा साथ होता तो यह युद्ध यूक्रेन वाला होता ही नहीं, क्योंकि रूस को अलग थलग करने की जो पश्चिमी नीति थी, वह नीति वर्तमान समय में जो है वह गलत साबित हो गई। अगर रूस को G7 जैसे मंचों में शामिल रखा जाता तो रूस के साथ संवाद जारी रहता और युद्ध की नौबत ही नहीं आती। यानी कि ट्रंप पनिशमेंट बेस्ड डिप्लोमेसी से अधिक नेगोशिएशन बेस्ड डिप्लोमेसी के अंतर्गत जो है वो विश्वास रखते हैं। साथियों, वर्तमान में
ट्रंप या अमेरिका का जो पूरा का पूरा फोकस है, ये आपके स्क्रीन पर G7 के जो कंट्रीज हैं उनके लीडर आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। हमने कहा कि ट्रंप का जो वर्तमान फोकस है साथियों, वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है। अमेरिका रणनीतिक सोच में है कि सबसे बड़ा परिवर्तन अगर है तो यही है। आज अमेरिका का 3 प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो सबसे पहला लक्ष्य है कि चाइना को जो है वो क्या किया जाए, इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यानी कि हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में संतुलित रखा जाए। ऊर्जा और समुद्री व्यापार मार्ग को जो है वो सुरक्षित रखा जाए और मिडिल ईस्ट में स्थिरता बनाकर इजराइल और सऊदी डील जो है वो कराया जाए। और इन तीनों में कोई भी लक्ष्य जो है वह यूरोप के ऊपर निर्भर नहीं है। इसलिए ट्रंप ये मानते हैं कि अमेरिका को अपनी ऊर्जा, संसाधन और समय एशिया में लगाना चाहिए, ना कि यूरोप की सुरक्षा को ढोने में। मेरी बातें आप सभी को उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रही होगी और आप अपने कमेंट्स जो है वो करते रहिए, अभी तक के विचार जो आपको समझ में आ रहा है। साथियों, इस पूरे सेशन का उद्देश्य यही होता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी समाचार आए और उसका प्रभाव भारत पर पड़ रहा है, तो भारतीय होने के नाते हम उसका विश्लेषण बहुत ही आसान भाषा में जो है करें कि आम नागरिक भी जो है वो सारी बातों को समझ सके। आप मेरी सारी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं रहे हैं, वो कमेंट के माध्यम से मुझे आप बताइए। अब हमने कहा कि C5 कोर 5 के बारे में बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इसमें भारत को, चीन को, रूस को, सबको साथ में लेकर चला जाएगा। तो जो कोर 5 के बारे में बात हो रही है और कोर 5 में जो भारत, चीन और रूस को ले जाने की बात हो रही है, पहली नजर में ये एकदम से असंभव बात लगती है, क्योंकि जिन देशों को ट्रंप एक मंच पर लाने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के बीच आज सबसे गहरे मतभेद मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम मतभेदों की बात करें, तो ट्रंप ये चाहते हैं कि इंडिया और चाइना को जो है वो एक मंच पर लाएं, लेकिन इंडिया और चाइना के सीमा पर जो है वो बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट है, तनाव जारी है। ठीक, ट्रंप सोच रहे हैं कि यूएसए और चाइना को एक पे ले आए, तो यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर जारी है। ठीक, टेक्नोलॉजी वॉर जारी है। ट्रंप रशिया को लेकर आना चाहते हैं, तो रशिया और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में यह सोचना कठिन है कि तीनों को अमेरिका एक साथ लेकर आएगा, और इनके साथ अमेरिका जापान को भी लेकर आना चाहता है। लेकिन ट्रंप का तर्क बिल्कुल अलग है। ट्रंप की जो मूल दलील है, उनका मानना यह है कि अगर दुनिया की 5 सबसे बड़ी शक्तियां एक टेबल पर बैठ जाए, तो अधिकांश वैश्विक संकट बातचीत के माध्यम से नियंत्रित की जा सकते हैं। और ट्रंप इसे पावर कंसोलिडेशन मॉडल के रूप में कहना चाहते हैं कि छोटे देश विवाद पैदा नहीं कर पाएंगे, महाशक्तियां आपस में टकराने के बजाय समझौता करेंगी और अमेरिका अपने हितों को सीधे सुरक्षित रख सकेगा, बिना यूरोपीय देश की राय, वीटो या विरोध के। और यह किस प्रकार की व्यवस्था है? इस व्यवस्था में मूलतः G7, ब्रिक्स, क्वाड, सबको जो है वो क्या करने की बात की गई है, सबको जो है वो बाईपास करने की। जैसे ये ब्रिक्स नेशन भी आपको दिख रहे हैं, G7 कंट्रीज भी दिख रहे हैं और न्यू ब्रिक्स मेंबर्स भी दिख रहे हैं। G7 कंट्रीज जो कि आपको ब्लू में दिख रहे हैं, ब्रिक्स नेशन जो कि आपको रेड में दिख रहे हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर यही योजना है कि सबको जो है वो क्या कर दिया जाए, पास कर दिया जाए। ठीक, और अमेरिका, भारत, चीन, रूस और जापान, ये 5 देश दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला, सेना वाला, ऊर्जा क्षमता वाला, टेक्नोलॉजी वाला, जनसंख्या वाला और समुद्री शक्ति वाला देश है, वह एक साथ जुड़ जाए। और ट्रंप की दृष्टि से अगर ये 5 देश समझौता कर लें, तो बाकी दुनिया स्वतः उनके पीछे पीछे चलने लगेगी। और यही कारण है कि वर्तमान समय में ट्रंप कोर 5 यानी कि C5 के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि C5 एक प्रकार का सुपर क्लब होगा, जो मौजूदा सभी समूहों से जो है वो ऊपर होगा। साथियों, अमेरिका के मीडिया ने जब इस पूरी बातों को समझाया है, जब से कि हमने अमेरिका के मीडिया के द्वारा जो बातें आई थी, तो सबसे पहले हमने जो आधार लिया था, फिर से अगर इस न्यूज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि राइटर्स लिख रहा है, ट्रम्प कैन मेंटेन गुड रिलेशन विद बोथ जापान एंड चाइना। एक चीज ध्यान रखिए। दूसरा, अटलांटिक काउंसिल लिख रहा है, व्हाट ट्रम्प नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी मीन्स फॉर यूएस फॉरेन पॉलिसी, यानी कि अमेरिका की जो विदेशिक नीति है, जो अमेरिका के मीडिया के कई रिपोर्टों से संकेत मिल रहा है, वो यही मिल रहा है कि अगर कोर 5 यानी कि C5 जैसी कोई व्यवस्था आगे बढ़ती है, तो इसका पहला और प्राथमिक एजेंडा जो होगा वो यही होगा कि मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी को जो है वो पूरी तरह से रखा जाए। मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी के बारे में अगर हम बात करें, तो मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी का मतलब क्या? तो साथियों, इजराइल और सऊदी के बीच में नॉर्मलाइजेशन चाहिए।
अमेरिका चाहता है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच एक औपचारिक समझौता हो, क्योंकि इससे पूरा पश्चिम एशिया अधिक स्थिर स्थिर हो जाएगा और नियंत्रित हो सकेगा। ईरान को अमेरिका हमेशा जो है साथियों वो कंटेन करना चाहता है। ईरान को लेकर अमेरिका यही चाहता है कि ईरान परमाणु गतिविधियां, मिसाइल क्षमता और जो क्षेत्रीय प्रॉक्सी वॉर करा रहा है, चाहे हुती के माध्यम से चाहे हिजबुल्लाह के माध्यम से, अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए लगातार ये बहुत बड़ी चुनौती बनी है। तो अमेरिका यही चाहता है कि कोर 5 का उद्देश्य ईरान को नियंत्रित करना होगा, ताकि बड़े युद्ध की संभावना जो है वो आगे ना बढ़ सके। साथियों, मिडिल ईस्ट में अगर अस्थिरता होगी तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अमेरिका, भारत, चीन, जापान, ये चारों देश ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसलिए ऑयल मार्केट का स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और C5 का सबसे तत्कालिक एजेंडा जो है वो ऑयल मार्केट स्टेबलाइजेशन ही है। मिडिल ईस्ट के बाद यह सुपर क्लब जो है वो कुछ बड़े मुद्दों पर भी बात करेगा। जैसे कौन से बड़े मुद्दे हो सकते हैं? तो बड़े मुद्दे के ऊपर अगर हम बात करें साथियों, तो बड़े मुद्दे पर अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जो ताइवान का मुद्दा हमें देखने को मिल रहा है, अमेरिका और चीन दोनों जो है इस रेड लाइन पर टकराती है और C5 इस तनाव को कंट्रोल कंपटीशन में बदलने का जो है वो कोशिश करेगा। इसके अलावा बड़े मुद्दे में अगर हम बात करें साथियों, तो यूक्रेन और रशिया का वार आप कैसे भूल सकते हैं? ट्रंप की धारणा है कि रूस को शामिल किए बिना यूक्रेन संकट का समाधान कभी नहीं निकल सकता। साउथ चाइना सी को आप कैसे भूल सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तो ये एशिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। भारत, अमेरिका, चीन सभी की नौसैनिक रणनीति से जो है वो साउथ चाइना सी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो ग्लोबल ट्रेड रूट आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है साथियों, WTO कमजोर हो चुका है। C5 नए कमर्शियल नॉर्म्स बनाए। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो भविष्य में तेल, गैस, रेयर अर्थ जो भी मिनरल्स हैं, तीनों पर C5 देशों की संयुक्त नीति जो है आ सकती है। फिर प्रश्न आपके दिमाग में होगा, अगर ऐसा होगा तो क्वाड का, नाटो का भविष्य क्या हो सकता है? साथियों, अगर कोर 5 जैसा ढांचा बनता है तो इसका सबसे सीधा और सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो यूरोप पे पड़ेगा, क्योंकि नाटो और क्वाड दोनों की पूरी न्यू जो है किसके खिलाफ गठबंधन है, इस विचार पर टिका है। नाटो रशिया के खिलाफ ठीक 1949 से लेकर आज तक काम कर रहा है और नाटो का मूल उद्देश्य जो है रूस, यानी कि पहले का जो USSR है, उसे रोकना। क्वाड किसके खिलाफ काम कर रहा है? तो क्वाड चाइना के खिलाफ। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की सैन्य और समुद्री विस्तार नीति को रोकना, यही क्वाड का उद्देश्य था। अब समस्या यह है कि अगर C5 में रशिया भी बैठता है, चाइना भी बैठता है और उनके साथ अमेरिका भी बैठता है, तो दोनों अलायंस का मूल उद्देश्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या नाटो की महत्ता घटेगी? साथियों, अगर रशिया C5 का भागीदार बनता है तो अमेरिका उसी रूस के साथ संवाद करता है, तो नाटो के लिए यह बताना मुश्किल हो जाएगा कि शत्रु शक्ति कौन है, यानी नाटो का अस्तित्व जो है वो सवालों के घेरे में आएगा। तो क्या फिर क्वाड प्रासंगिक रहेगा, रेलेवेंस रहेगा? साथियों, फिर वही चीजें आएंगी। C5 में अगर चीन सदस्य बनता है तो क्वाड एक जो सिंबॉलिक ग्रुप है वही बनकर रह जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा संकेत ये देता है कि C5 एक ऐसी स्थिति या एक ऐसे नए दौर की शुरुआत करेगी जो पोस्ट अमेरिका, पोस्ट वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर की एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें शक्ति एशिया की ओर शिफ्ट होगी और यूरोप की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस घटेगी और अमेरिका साझेदार बदलकर एशियाई महाशक्तियों के साथ पावर शेयरिंग मॉडल अपनाएगा। और यही कारण है कि C5 को कई विशेषज्ञ G7 और नाटो के समानांतर ना मान के बल्कि उन्हें रिप्लेस करने वाला ऑर्डर मान रहे हैं। भारत के लिए ये C5 क्या होगा? साथियों, भारत के लिए C5 जो है एक अवसर भी होगा, एक चुनौती भी। इसे केवल जियो पॉलिटिक्स के रूप में नहीं, इसे मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी के रूप में भी हमें समझना चाहिए। भारत हर शक्ति समूह के साथ है, अपने हितों के अनुसार जो है वो भारत कार्य करता है। भारत पावर ब्रोकर की भूमिका में अगर आ जाएगा C5 में, तो अमेरिका, चीन, रूस तीनों महाशक्तियों के बीच में भारत एक सेतु, एक ब्रिज के रूप में काम कर सकता है और यह वही स्थान है जिसकी कल्पना लंबे समय से भारत की फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से की जाती है। साथियों, ग्लोबल साउथ के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता कौन?
ये ग्रीन वाली जितनी कंट्रीज हैं ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं। तो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व जो है वो भारत के हाथ में आ जाएगा। C5 में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो कि लोकतंत्र भी है और विकासशील दुनिया की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया, इन सब की आवाज भारत के माध्यम से रखी जाएगी। कोर 5 में मौजूद देश दुनिया के सबसे बड़ी क्षमताओं के मालिक हैं। अमेरिका टेक्नोलॉजी, रूस एनर्जी, चीन बाजार, जापान इनोवेशन, और भारत को संतुलित लाभ लेने का अवसर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये जो पूरा का पूरा ये जो ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, ये एक सकारात्मक सोच की ओर लेकर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या वास्तव में C5 बनेगा, माफ कीजिए, C5 कोर 5 बनेगा, या ये सिर्फ ट्रंप का जियो पॉलिटिकल प्रेशर टूल है? साथियों, C5 बनने में जो बाधा है वो है चीन अमेरिका का एक दूसरे के ऊपर विश्वास ना होना। क्योंकि चीन ने कई बार खुले मन से कहा है कि अमेरिका कोई भी वादा जो है वो पूरा नहीं करता है। साथियों, रूस का पश्चिमी देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा ठंडे हो चुके हैं। अमेरिका ने यूक्रेन वॉर के बाद लगभग 3000 से ज्यादा सैंक्शन यानी कि पाबंदियां लगाई और नाटो और रूस के खुले टकराव हो रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न। और तीसरा, भारत और चीन जो कि अपने सीमा को लेकर हमेशा डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है जो कि अनसुलझा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बाधा जो है इस ग्रुप को लेकर है। लेकिन साथियों, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दुनिया की राजनीति आज एक मोड़ पर खड़ी है। ट्रंप का C5 यानी कि कोर 5 सिर्फ एक समूह नहीं बल्कि एक संकेत है कि दुनिया का शक्ति संतुलन पश्चिम से एशिया की ओर खिसक रहा है। अगर C5 बनता है तो नाटो, G7, क्वाड सब पूरी तरह से बदल जाएंगे। और अगर नहीं बनता है तो भी यह आइडिया यूरोप, चीन और भारत सबके लिए एक चेतावनी है कि अमेरिका अब पुराना अमेरिका नहीं रहा। और आज का प्रश्न केवल इतना नहीं है कि C5 बनेगा या नहीं बनेगा, बल्कि यह है कि भारत आने वाले विश्व व्यवस्था में अपनी जगह जो है वो कैसे तय करेगा। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। और कैसा लगा आज का विश्लेषण यह भी आप बताइएगा। अपने विचारों को आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा साथियों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।